साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। बच्चे बच्चे को महसूस होने लगा है कि लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्र खतरे में है। जब संविधान और लोकतंत्र खतरे में आ जाता है तो राष्ट्र और देश अपने आप खतरा महसूस करने लगता है। लेकिन जैन जी और राहुल गांधी ने जिस तरह से राष्ट्र रक्षा, संविधान रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कमान संभाल लिया है, यह काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लगता है कि सब कुछ बेहतर चल रहा है। कांग्रेसी राज से कई गुना बेहतर चल रहा है, लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, उसके मद्देनज़र कहा जा सकता है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और इस देश की साझा संस्कृति और हर एक धर्म, हिंदू धर्म को छोड़कर सभी धर्म खतरे में है। तो इस खतरे से उबारने के लिए कौन सामने आएगा? अरसे से हम पुरानी पीढ़ी, प्रौढ़ पीढ़ी या यूं कहें कि जवान लोगों से हम उम्मीद करते रहे कि वह राष्ट्र को बचाने, संविधान को बचाने के लिए कमर कसेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बुजुर्ग पीढ़ी तो आ नहीं सकती है, प्रौढ़ और युवा पीढ़ी, युवा का मतलब 50 के ऊपर, अगर राष्ट्र, लोकतंत्र और संविधान को बचाने में नाकाफ़ी है तो जैन जी और जैन अल्फा को मोर्चा संभालना ही पड़ेगा। इस देश में जैन अल्फा यानी 17 साल से कम उम्र के युवा, 2012-13 में जन्मे युवा, और जैन जी का मतलब 1997-98 में जन्मे युवा, जो आज 28 और 30 साल के लगभग हैं। तो यही 14 साल से लेकर 28-30 साल तक के युवकों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है राष्ट्र को, संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए। और यह सब काम सत्ता और तंत्र से लड़े बगैर नहीं हो सकता। और उस लड़ाई में कॉकरोच जनता पार्टी कूद भी पड़ी है। देश के तमाम बदहाल स्कूलों की स्थिति को चाक चौबंद करवाने के लिए, स्कूलों में पढ़ाई शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, स्कूलों की बिल्डिंग, स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, अध्यापकों की नियुक्ति, तमाम ऐसे सवालात के लिए अगर जैन जी सड़कों पर उतर चुका है, राजस्थान की सड़कों पर, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, तो समझ लीजिए कि देश एक सकारात्मक रुख की ओर आगे बढ़ रहा है। और इस काम में जैन अल्फा भी पीछे नहीं है। जैन अल्फा तो पहली बार आज़ादी के बाद 1974-75 में युवाओं की पीढ़ी जरूर क्रांति के रास्ते पर चली थी और सत्ता परिवर्तन तक ले गई थी, लेकिन उस समय जैन अल्फा बच्चे थे या यूं कहें दूधमुहे माने जाते थे। लेकिन आज जिस तरह से नजाकत को समझने के लिए, सियासी नजाकत और तमाम परिस्थितियों को समझते हुए जैन अल्फा अपने हक, अधिकार, शिक्षा के अधिकार को बेहतर करने के लिए अगर आंदोलनरत हो गया है तो स्वागत योग्य है।
बगैर आंदोलन किए सरकार कोई भी रचनात्मक कार्य करती नहीं है। यह कोई मोदी सरकार की बात नहीं है। जितनी भी सरकारें आई और गई हैं, सबकी यही नियत रही है कि जब तक आंदोलन न हो तब तक सकारात्मक रचनात्मक काम के लिए सरकार मुस्तैद नहीं हुआ करती थी। लेकिन मोदी सरकार के अंदर जो तानाशाही प्रवृत्ति है, जो अहंकार है, जो लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म कर देने की नियति है, यह बहुत ज़्यादा देश के लिए नुकसानदेह है, या यूँ कहें राष्ट्र विरोधी है। जब सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही संविधान को न मानने, आरक्षण समानता के अधिकार को न मानने की जद्दोजहद करने लगें, तो समझ लीजिए देश कहाँ जा रहा है। जब इस देश के गृह मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर को राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें अपमानित करने लगे और अम्बेडकर 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 कहते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ईश्वर का इतनी ही बार नाम लीजिए तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग और नरक में विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आज देश को विज्ञान की तरफ नहीं, उसी स्वर्ग नरक और पाखंड की तरफ झोंक रही है। सावन का महीना बीत रहा है और जिस तरह से सावन के महीने में कांवड़ियों को दामाद की तरह प्रोटेक्ट किया गया, कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाया गया, पुष्प वर्षा विमान से की गई, और जो आंदोलनकारी युवा हैं, जो नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं, जो संविधान राष्ट्र को बचाने के लिए परीक्षा को बचाने के लिए, पेपर लीक से मुक्ति दिलाने के लिए आंदोलनरत हैं, उन्हें तो लहू लुहान किया जाता है और कांवड़ियों को दामाद की तरह आवभगत की जाती है। पाखंड को बढ़ावा दिया जाता है और विज्ञान और विकास को नज़रअंदाज किया जा रहा है मोदी राज में। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह, योगी, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, सब आरएसएस, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, तमाम कट्टरपंथी संगठनों से बिलोंग करते हैं और उनकी विचारधारा, उनकी सांप्रदायिक सोच को विस्तार देने के लिए जिस तरह से खुली छूट दे दी गई है और आरएसएस ने सभी विभागों पर कब्जा कर लिया है, खासकर शिक्षा विभाग में जितनी नियुक्तियां होती हैं उसमें आरएसएस के लोग ही नियुक्त किए जाते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी या तो नाम मात्र है या फिर 0% हैं। तो आज जिस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत इस देश को, राजनीति को और समाज को हाँक रहे हैं, जी हाँ, शासन नहीं हो रहा है, हाँक रहे हैं। जिस तरह से जानवरों को हाँका जाता है, उसी तरह से 140 करोड़ लोगों को जानवर समझकर, पालतू जानवर समझ करके उन्हें हाँक रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें लहू लुहान करके सबक सिखाने की नियति भी इनके अंदर कुटिलता के साथ विद्यमान है। और वह नियति जब सड़कों पर उतर आती है और युवाओं को रौंदने लगती है, बर्बरता, पुलिसिया अत्याचार की हद पार हो जाती है और गोली चलती है, कील लगी लाठियाँ, वाटर कैनन, तमाम ऐसे तौर तरीके अपनाए जाते हैं जो आंदोलन को दबाने कुचलने के लिए लागू किए जाते हैं। और इस प्रक्रिया में अगर युवाओं को चोट पहुंचती है और राहुल गांधी उस चोट को मुद्दा बना करके सड़कों पर उतर आते हैं और थाने का घेराव करते हैं, जी हाँ,
संसद मार्ग थाने पर कल जो कुछ हुआ ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। जिन युवाओं को चोट लगी है, गंभीर चोट लगी है और अस्पताल के जांच के बाद प्रूफ भी उनके हाथों में आ गया है, उनके एफआईआर कराने पर थाने के थानेदार कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उन्हें डांट डपट करके मार पीट करके भगा दे रहे हैं। ऐसा सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली में जब संसद के नाक के नीचे, प्रधानमंत्री कार्यालय के नाक के नीचे संसद मार्ग थाने पर यह सब हो रहा है, तो राहुल गांधी का कहना है कि देश के बाकी थानों में क्या होता होगा। बलात्कार की पीड़ित महिलाएं, यौन शोषण से पीड़ित महिलाएं, पीड़ित किसान, पीड़ित युवा जब थाने जाते हैं, गांव में, कस्बों में, शहरों में, तो उन्हें भगा दिया जाता है। उल्टे उन्हीं के खिलाफ एफआईआर या कंप्लेंट स्वीकार कर ली जाती है। इसलिए लोग शिकायत करने या एफआईआर कराने के नाम पर डरने लगे हैं कि उल्टे उन्हीं के ऊपर केस बना दिया जाएगा। यह सब प्रक्रिया योगी राज में, मोदी राज में जिस ऊंचाई पर पहुंची है और जिस सवर्णवाद को बढ़ावा दिया गया है, उसके अंतर्गत मुस्लिम भी आ जाते हैं पीड़ित लोगों में, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग भी आ जाते हैं पीड़ित लोगों में, और पीड़ा पहुंचाने वाले 10% सवर्ण का राज चल रहा है और उन्हीं की गुंडई, उन्हीं की मर्जी से शासन हो रहा है और वही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी कहने के लिए ओबीसी हैं, लेकिन वह आरएसएस के पहले हैं, ओबीसी बाद में है। और आरएसएस का जो बंदा होता है, जो स्वयंसेवक या प्रचारक होता है, वह ब्राह्मणवाद उसके अंदर कूट कूट करके भरा होता है। नरेंद्र मोदी के अंदर भी वही ब्राह्मणवाद, वही सवर्णवाद कूट कूट करके भरा है और उसी विचारधारा के खिलाफ के साथ अगर वह चल रहे हैं और देश को उसी विचारधारा को लेकर के हाँक रहे हैं, तो मुस्लिम भी पीड़ित हैं, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग भी, किसान भी, मजदूर भी, मुट्ठी भर सवर्णों को छोड़ करके देश का हर तबका आज सत्ता से पीड़ित है। कहने के लिए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जाता है, जिसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सरकार इसे पेश करती है, लेकिन उसे शर्म आती नहीं कि कभी भी इस देश में 80 करोड़ जनता भूखमरी के कगार पर नहीं गई कि उसे 5 किलो राशन दिया जाए, तब उसकी जान की कीमत सुनिश्चित हो। मोदी राज में ही ऐसा हुआ है कि गरीबी के कारण, भूखमरी के कारण 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उससे देश कंगाल हो रहा है। गरीबी बढ़ रही है, अमीरी भी बढ़ रही है, लेकिन कुछ प्रतिशत या यूँ कहें कि कुछ कारपोरेट के हाथ में देश की सत्ता सौंपी जा रही और इस देश के 99% लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसमें युवा, जेन अल्फा के लोग कुछ ज़्यादा ही प्रताड़ित हैं और सरकार के अन्याय को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए अगर वह सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और सरकार से दो हाथ करने की मानसिकता बना चुके हैं, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ, जैसा कि नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, उस सोच को भारत के युवा महसूस कर रहे हैं और सोच को विकसित कर रहे हैं और उस सोच को विकसित कराने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ही जिम्मेवार है। इसी तरह से बांग्लादेश में जितना क्रूरता युवाओं के ऊपर किया गया था, वहाँ के सिविलियन के ऊपर जितनी क्रूरता, बर्बरता की गई थी, उसी का नतीजा था कि जेएनजी सड़कों पर उतरा।
और राष्ट्राध्यक्ष शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने की नौबत आ गई। भारत में आकर शरणार्थी के रूप में अरसे से रह रही हैं। बांग्लादेश मांग कर रहा है कि शेख हसीना को हमें सौंपा जाए, लेकिन भारत सरकार उन्हें नहीं दे रही है और उसी बांग्लादेश की तर्ज पर अराजकता, हिंसा, खून खराबा अपने पुलिसिया तंत्र से करवा रही है और जेएनजी को मजबूर कर रही है कि बांग्लादेश के युवा जेएनजी के रास्ते पर चलें। अगर जेएनजी कल तख्ता पलट के लिए आंदोलनरत हो जाएगा और पूरे देश के जेएनजी इकट्ठा होकर जंतर मंतर पर नहीं, पीएमओ पर, संसद पर धावा बोल देंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेना, इनकी दिल्ली पुलिस और जितनी भी बटालियन है, जितना भी पुलिस बल, फोर्स या रक्षा सेनाएं हैं, सब नपुंसक साबित हो जाएंगी, जैसा कि क्रांति होने पर दुनिया के तमाम देशों में नपुंसक साबित होते देखा गया है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में देखा गया कि सेना और पुलिस के हौसले पस्त हो गए और युवाओं ने जिस आत्मविश्वास के साथ तख्ता पलट किया और उसके बाद फिर से वहाँ खुशहाली लौट रही है नई सत्ता आकर के। तो क्या उसी नई सत्ता यहाँ कोई बनेगी तो राहुल गांधी के नेतृत्व में होगी। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में तख्ता पलट के बाद परिस्थितियाँ बनेगी और उन्हीं परिस्थितियों की ओर अगर नरेंद्र मोदी युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि निकट भविष्य में जरूर भारत भी बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका बनेगा। इस देश में युवाओं ने जो मोर्चा संभाल रखा है राष्ट्र रक्षा के लिए, संविधान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी था, क्योंकि बाकी जनरेशन, बुजुर्ग जनरेशन, प्रौढ़ या प्रौढ़ के नज़दीक पहुंचने वाले तथा कथित युवा, इनके बस की बात नहीं है कि यह राष्ट्र की रक्षा कर सके। जेएनजी में सिर्फ पुरुष ही नहीं हैं, महिलाएं भी हैं। बहुत सी महिलाएं भी आंदोलन में घायल हुई हैं और जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, पुलिसिया डंडा महिलाओं के गुप्तांगों में डालने की कोशिश की गई, पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया ने वह वीडियो देखा है और उस पुलिस अफसर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरोगा रैंक का पुलिसकर्मी था जिसे सोशल मीडिया पर देखा गया महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, लाठी डंडे से महिलाओं के पीठ पीछे करते हुए। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के जरिए इन्हें नहीं हराया जा सकता, क्योंकि वोट तंत्र को इन्होंने अपने काबू में कर लिया है, चुनाव आयोग को खरीद लिया है या कठपुतली बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट भी इन्हीं की भाषा में राग अलापता है। जितने भी फैसले आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के पक्ष में फैसले सुनाए जा रहे हैं। SIR से संबंधित जितने भी फैसले आए, और उस दिन तो हद हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 27 लाख वोटर को कि इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे दीजिएगा। बंगाल चुनाव के दौरान की बात है ये। मतलब इस बार आप वोट नहीं दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को धांधली करके सरकार बनाने दीजिए, अगली बार चुनाव होगा तो आप वोट दे देना। अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है तो हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी बिक चुका है और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में किस तरह से फैसले हो रहे हैं और कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसकी जांच करने वाला कोई नहीं है। मोदी राज में ही ऐसा देखने को मिला कि एक हाई कोर्ट के जज के घर में 5 बोरियों से 500 के नोट, यानी करोड़ों अरबों
रुपए के नोट बरामद हुए जिसे गिना भी नहीं जा सका क्योंकि वह जल चुका था या अधजला था। तो आज सत्ता को खुश करने के लिए या यूं कहें कि सत्ता से बचने के लिए नरेंद्र मोदी और शाह आपराधिक पृष्ठभूमि से सत्ता के शीर्ष पर या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के शीर्ष पर पहुंचे हैं। गोधरा कांड के बाद नरेंद्र मोदी हीरो बने हैं। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके 12-13 वर्षों तक गुजरात पर एक छत्र शासन किया और उस दौरान इनकी गुंडागर्दी गोधरा कांड के बाद जिस तरह से पूरे गुजरात में देखी गई थी, उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें राजधर्म का पाठ पढ़ाया था। लेकिन नरेंद्र मोदी और शाह को राजधर्म का पाठ पढ़ाने वाला ही बेवकूफ़ साबित होगा और ये हीरो बने रहेंगे। वही प्रक्रिया, वही आपराधिक गतिविधियां जो इन्होंने गुजरात में किया, उसी को राष्ट्रीय स्तर पर अंजाम दे करके और राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों के साथ ओबीसी SC ST के साथ निपटने का इनका जो तौर तरीका है, उसके द्वारा ये हमेशा सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन अब तो सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू ध्रुवीकरण की ज़रूरत ही नहीं रह गई है। मुस्लिम तुष्टीकरण या हिंदू तुष्टीकरण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा वोट का तंत्र नरेंद्र मोदी के हाथों में आ गया है। अब सिर्फ एक रास्ता है देश को और राष्ट्र को बचाने का, जन क्रांति। और जन क्रांति से भी अगर इन्हें सद्बुद्धि नहीं आती है तो वही होना चाहिए जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ और जो श्रीलंका में हुआ। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।